आज हम लोग इतिहास में सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे भारत का प्राचीनतम सभ्यता भी कहा जाता है। तो इससे पहले जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास अतीत में बीती हुई घटना का वो विवरण होता है जिसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने इतिहास को 3 कालखंड में बांटा है: प्राग इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। प्राग इतिहास काल में मानव जाति लिपि और कला से बिल्कुल परिचित नहीं थे, यानी इस काल के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे। यहाँ पर लोग केवल और केवल खाना बदोश थे, यानी खाना के पीछे भागते थे। इससे कुछ लेना देना नहीं था, केवल खाना बदोश थे, यानी खाना के पीछे भागते थे। दूसरी बात, आदि इतिहास काल में लोग लेखन कला से परिचित थे, यानी लिपि वगैरह होती थी, लेकिन इसके द्वारा लिखे गए शब्द को किसी ने आज तक पढ़ नहीं सका है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में लोग पढ़े लिखे थे, परंतु इसके द्वारा लिखे गए शब्दों को आज तक किसी ने पढ़ नहीं सका है। इसी ऐतिहासिक काल के दौरान ही सिंधु सभ्यता पाई गई है। ऐतिहासिक काल में ही सिंधु सभ्यता की खोज हुई है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में मानव पूरी तरह से लिपि और कला से परिचित हो चुके थे। लिपि और कला से पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं का मतलब यही है कि इसके द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ा भी जा सका है और समझा भी जा सका है। जैसे कि मौर्य काल, वैदिक काल, आधुनिक काल और कोरोना काल जैसी घटनाएं, ये सारी की सारी पुस्तकों में छप चुकी है और हम लोग उसे पढ़ भी लिए हैं और समझ भी गए हैं, इसीलिए इसे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब जानते हैं फिर से हेरोडोटस, जो हिस्ट्री का जनक माना जाता है, यानी इतिहास का जन्मदाता कहते हैं हेरोडोटस को। उन्होंने इतिहास को 3 कालखंड में बांटा है: प्राग इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस काल के दौरान लोग पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल, यहाँ पर लोग केवल खाना बदोश थे। आदि ऐतिहासिक काल में लोग पढ़े लिखे थे, परंतु उसके द्वारा लिखे गए बातों को आज तक किसी ने पढ़ नहीं सका है। और ऐतिहासिक काल में पढ़े लिखे लोग भी पाए गए और इसके द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ा भी जा सका है और समझा भी जा सका है। अब जानते हैं आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु सभ्यता पाई गई है। आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु सभ्यता पाई गई, जिसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में हम लोग करेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता जो है, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी के किनारे पाए जाने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और जानकारी के मुताबिक हड़प्पा नामक स्थल से इसकी खुदाई चालू हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकसित काल कितना से कितना तक था। सिंधु सभ्यता का विकसित काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का विकसित कालखंड 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसका क्षेत्र विस्तार चारों ओर फैला हुआ था, यानी चारों दिशाओं में फैला हुआ था, अलग अलग जगह पर फैला हुआ था। तो अब जानते हैं इसका क्षेत्र विस्तार के बारे में। देखिए, उत्तरी सीमा में मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। दक्षिणी सीमा में देमाबाद यानी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश होता है, यानी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और पश्चिमी सीमा में सुतका गैंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ तक फैला हुआ था। यानी फिर से एक बार जान लेते हैं कि उत्तरी सीमा में मांडा यानी जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा में देमाबाद यानी महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा में सुतका गैंडोर यानी पाकिस्तान जैसे जगह पर यह फैला हुआ था। यानी चारों दिशाओं में फैला हुआ था। यह एक दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता को दुनिया का सबसे बड़ी शहरी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। सिंधु सभ्यता में लोगों का विश्वास मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का अर्थ यही होता है कि वो लोग भगवान देवी देवता को मानते थे, परंतु कौन सी देवी देवता मानते थे इसका पता लग नहीं पाया।
यानी देवी देवता को पूजा करते थे, परंतु कौन सी देवी देवता का पूजा करते थे ये नहीं पता चल पाया। ठीक है, यानी पूरी तरह से वो लोग मातृसत्तात्मक थे। मातृसत्तात्मक का मतलब यही होता है, मातृशक्ति का पूजा करते थे का मतलब यही होता है। मातृशक्ति का मतलब वही होता है कि कौन सी देवी देवता का पूजा कर रहे ये मालूम नहीं चल पाया, तो मातृशक्ति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तार हम लोग समझ गए। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता में समाजों को कितने वर्गों में बांटा गया था। सिंधु सभ्यता में समाजों को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला है विद्वान वर्ग, दूसरा है योद्धा वर्ग, तीसरा धार्मिक वर्ग, चौथा व्यापारी एवं शिल्पकारी वर्ग। विद्वान वर्ग वो लोगों की श्रेणी था जो थोड़े पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग थे, उसे विद्वान वर्ग का श्रेणी में दिया गया। और योद्धा वर्ग जो थोड़े पढ़ाकू और बलवान थे उसे योद्धा वर्ग में रखा गया। धार्मिक वर्ग जो धर्म से रिलेट करते थे, जैसे कि कुछ धर्म वगैरह की बातें करते, धर्म से रिलेटिव होते थे, उसे धार्मिक वर्ग में रखा गया। व्यापारी एवं शिल्पकारी वर्ग जो थोड़े से व्यापारी लोग होते थे, जैसे खरीद बिक्री करने वाला लोग जो होते थे, उसे व्यापारी वर्ग और शिल्पकारी वर्ग में रखा गया है उसे। यानी सिंधु सभ्यता में समाजों का 4 वर्ग होता था, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, धार्मिक वर्ग और व्यापारी एवं शिल्पकारी वर्ग। अब हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का खान पान के बारे में। सिंधु सभ्यता में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन होता था। शाकाहारी एवं मांसाहारी होने का मतलब यही है कि वह लोग साग सब्जी आदि का भी सेवन करते थे और मीट मछली का भी सेवन करते थे, इसीलिए कहते हैं शाकाहारी भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। तो सिंधु सभ्यता का खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता में जब लोग बड़े बुजुर्ग हो करके जब मर जाते थे तो उसे अंतिम संस्कार किस तरह किया जाता था। अंतिम संस्कार का इसका 3 प्रणाली था, यानी समाधान प्रणाली जो थी ये 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला हो गया पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान क्या है? पूर्ण समाधान वो है कि आदमी मर जाने के बाद उसको गड्ढा कोड़ करके उसको दफना देना पूर्ण समाधान कहलाता है। आंशिक समाधान में क्या होता है, जब मृत शरीर को दफनाने के बजाय उसको किसी जंगल की एरिया में छोड़ दिया जाता था। मृत शरीर को जंगल में फेंक दिया जाता था और जब पशु पक्षी जीव जंतु उसके मांस को खाकर ख़त्म कर देते थे तब उस हड्डियों को फिर वापस उस मिट्टियों में दफना दिया जाता था। तो ये हो गया आंशिक समाधान। और दाह संस्कार क्या है? दाह संस्कार जैसे आज के युग में इंसान मर जाने के बाद जला दिया जाता है, उसी तरह उस युग में भी इंसान को जला दिया जाता था। तो यह दाह संस्कार हो गई। यानी अंतिम संस्कार करने का 3 प्रणाली था। पूर्ण समाधान यानी गड्ढा में दफना देना, मिट्टियों को कोड़कर मृत शरीर को गड्ढा में दफना देना। आंशिक समाधान यानी जंगल किसी दूर स्थान पर फेंक देना। और दाह संस्कार जो है वो मर जाने के बाद जला देना। यह दाह संस्कार जैसी प्रणाली पाई गई है। अब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है इसे ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हमने बोला कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई की है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई की। दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। ठीक है, इस खुदाई के दौरान निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो खुदाई हुई उसमें निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई हैं। कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई? श्रमिक आवास पाई गई, अन्नागार पाए गए, लकड़ी का ताबूत मिला और RS-37 कब्रिस्तान मिले। कौन कौन से वस्तुएं मिली? श्रमिक आवास मिले, अन्नागार मिले, लकड़ी का ताबूत मिला, RS-37 कब्रिस्तान मिला। इसको आपको याद रखना है। कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई हड़प्पा की खुदाई के दौरान, यानी कौन कौन सी वस्तु पाए गए? श्रमिक आवास पाए गए, अन्नागार पाए गए, लकड़ी का ताबूत पाए गए, RS-37 कब्रिस्तान पाए गए। श्रमिक आवास यानी मजदूरों को रहने के लिए
अन्नागार यानी भोजन को रखने के लिए, लकड़ी का ताबूत यानी मर जाने के बाद लकड़ी का बंदोबस्त, RS-37 जैसे कब्रिस्तान पाए गए, इंसान को दफनाने के लिए कब्रिस्तान 37 प्रकार का कब्रिस्तान होता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया RS-37 कब्रिस्तान। यानी ये सभी वस्तुएं जो है सिंधु सभ्यता के दौरान यानी हड़प्पा की खुदाई के दौरान ये सभी वस्तुएं पाई गई हैं। अब जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो ये भी एक प्रमुख स्थल था जिसकी खुदाई राखालदास बनर्जी ने किया। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में किया। यह सभ्यता पाकिस्तान के प्रांत यानी सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता पाई गई है। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज कर निकाली है। इसकी खुदाई के दौरान निम्नलिखित वस्तुएं भी पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने किया, जबकि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया। आपको यही याद रखना है, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई और यह मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने किया 1922 में। इसको आपको याद रखना है। राखालदास बनर्जी खुदाई के दौरान निम्नलिखित वस्तुएं वहां पर प्राप्त हुई हैं। पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नान गृह, घरों के अंदर कुआं पाई गई, आदि शिव की मूर्तियां पाई गई, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति पाई गई और चौड़ी सड़क पाई गई। ठीक है, पुरोहित आवास यानी पूजा पाठ के लिए जो घर होता है, पुरोहित आवास पाए गए। अन्नागार यानी भोजन रखने के लिए पाए गए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान श्रमिक आवास पाया गया, मगर मोहनजोदड़ो के काल में अन्नागार, और यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी अन्नागार पाए गए थे। वहाँ पर श्रमिक आवास पाए गए थे और मोहनजोदड़ो के काल में पुरोहित आवास पाए गए थे। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के दौरान अन्नागार पाए गए थे, परंतु मोहनजोदड़ो के काल में अन्नागार यहाँ पर भी पाए गए हैं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के काल में विशाल स्नान गृह मिला। विशाल स्नान गृह का मतलब होता है नहाने के लिए बहुत बड़ी विशाल गृह मिला, यानी बड़ा घर मिला। ठीक है, बाथरूम मिला, घरों के अंदर कुआं मिला, आदि शिव की मूर्तियां मिली। ठीक है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ पर पाई गई, चौड़ी सड़क भी पाई गई। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में भी पक्की ईंटों की सड़क पाई गई थी, पक्की ईंटों से बना घर भी पाया गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो के समय में चौड़ी सड़क यहाँ पर भी पाई गई है। ठीक है, चौड़ी सड़क यहाँ पर भी पाई गई है मोहनजोदड़ो के काल में भी। तो आप जान गए हैं कि सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के क्षेत्र विस्तार, सिंधु सभ्यता का खान पान, सिंधु सभ्यता का समाज का वर्ग, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब की, ये सारे चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। फिर से एक बार जानते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत यानी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई, यानी हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई। श्रमिक आवास पाए गए, अन्नागार पाए गए, लकड़ी का ताबूत पाया गया, RS-37 कब्रिस्तान पाया गया। जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नान गृह, घर के अंदर कुआं, आदि शिव की मूर्तियाँ, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, चौड़ी सड़क जैसी इमारतें हम लोगों को वहाँ पर पाई गई। अब जानते हम लोगों सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल के बारे में। सिंधु सभ्यता में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। सिंधु सभ्यता में प्रमुख स्थल जैसे लोथल जैसे जगह पाए गए हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बंदरगाह मिला और घर के दरवाजे आगे की ओर पाए गए हैं।
यहाँ पर लोथल में घर के दरवाजे आगे की ओर पाए गए और बंदरगाह मिला। ये आपको याद रखना है। लोथल जैसे स्थल में घर के दरवाजे आगे पाए गए, जबकि मोहनजोदड़ो के समय में, जबकि मोहनजोदड़ो के काल के समय में घर का दरवाज़ा पीछे की ओर खुलते थे। आपको याद रखना है, ठीक है। और लोथल जो स्थल था वहाँ पर घर के दरवाजे आगे की ओर पाए गए और बंदरगाह मिला। उसके बाद आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा एक स्थल है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान राज्य में एक घग्गर नदी के किनारे पाया गया है। कालीबंगा में निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई हैं। कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई है? कालीबंगा में काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली। काली मिट्टी की चूड़ियाँ क्या होती है? यानी मिट्टी की बनी चूड़ियाँ पाई गई, ठीक है। उसके बाद मनके एवं गुड़ियाँ पाई गई, ठीक है, मिट्टी का गुड़िया पाया गया। उसके बाद क्या पाया गया? अच्छा, एक बात बोलने भूल गए कि कालीबंगा जो है, जिसकी खोज बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया है। कालीबंगा की खोज किसने किया, ये सवाल में हो सकता है, तो आप बताएंगे बीके थापड़ और बीबी लाल ने कालीबंगा की खोज की, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर चूड़ियाँ पाई गई और हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, यानी हल से जुता गया खेत का प्रमाण मिला यहाँ पर। और हवन कुंड पाई गई। कालीबंगा में क्या पाई गई? हवन कुंड पाई गई, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला और चूड़ियाँ मिली, ठीक है। अब आते हैं रोपड़। रोपड़ भी एक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है। रोपड़ जो पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो पंजाब राज्य के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई है। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई है। कौन कौन सी वस्तु पाई गई है? यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर कुत्ते और इंसानों को, यानी कुत्ते और इंसानों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ पर कुत्ते और इंसान को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है रोपड़ में। उसके बाद जानते हैं और कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। और कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? अच्छा, आपको और एक बात याद रखना है, रोपड़ में इंसानों के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण तो मिला है, वैसे ही नवपाषाण काल में ब्रुजहोम जैसे स्थल में कुत्तों के साथ इंसानों को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। आपको इसे भी याद रखना है, ब्रुजहोम है। ब्रुजहोम में नवपाषाण काल में ऐसे ही एक प्रमाण मिला था। अब आते हैं धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा में निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई। निम्नलिखित वस्तुएं नहीं बोलेंगे, केवल एक याद रखिएगा आप, यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम पाया गया है धोलावीरा में, ठीक है। तो धोलावीरा में क्या पाया गया? क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम पाया गया है। और क्या पाया गया? और ज़्यादा अगर याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप आगे पढ़ते जाइएगा तो फिर याद नहीं होगा, तो आपको हम बताते हैं, केवल याद रखिएगा कि यहाँ पर स्टेडियम पाया गया है। अब आते हैं सुरकोटदा। ये भी एक जगह है जो गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा एक गुजरात में स्थित है। यहाँ पर घोड़े का साक्ष्य पाया गया, यानी घोड़े का हड्डी का साक्ष्य पाया गया है सुरकोटदा में। सुरकोटदा में क्या पाया गया है? घोड़े का साक्ष्य पाया गया है, जिसकी खोज आपको ये थोड़ा याद रखिएगा, जिसकी खोज किसने की है? धोलावीरा की खोज, धोलावीरा की खोज, अच्छा धोलावीरा की खोज को छोड़ देते हैं, बाकी दूसरे वीडियो में जब हम नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। हम याद से भूला गए हैं। तो अब जानते हैं कि कालीबंगा की खोज जो है किसने किया है? बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया है। और रोपड़ की खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। आपको इसे भी याद रखना है, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। और यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई? इंसान के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है रोपड़ में। और कौन सी?
कुत्तों के साथ इंसानों को दफनाए जाने का प्रमाण वैसे ही नवपाषाण काल में भी पाए गए थे बुर्जहोम में। ये आपको याद रखना है। तो ये बात मालूम हो गया। अब जानते हैं हम लोग कौन, सिंधु सभ्यता जो थी ये शहरी सभ्यता थी। क्योंकि शहरी सभ्यता इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें पाई गई, घर के अंदर कुआं पाया गया, चौड़ी चौड़ी सड़क पाई गई। ठीक है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी शहरी सभ्यता भी इसे माना जाता है। सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट इसके बारे में और हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।